दोस्तों आज हम इंडिया के ऑटो मार्केट का अपडेट लेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे आने वाले दशक में कितनी गाड़ियां बिक सकती है और ये गाड़ियां के बिकने से कौन सी कंपनियों को ज्यादा फायदा हो सकता है। उन कंपनियों के साथ दोस्तों एज अ इन्वेस्टर मुझे कहां पे कंसिस्टेंसी मिले, मुझे कहां पे ग्रोथ मिले, मैं कहां पे वेल्थ अच्छी क्रिएट कर सकूं, इन चीजों पे दोस्तों आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे। रेडी हो आप लोग दोस्तों? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट आपके मिस ना हो जाए। दोस्तों सबसे पहला चित्र आपके सामने है कि जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पैरामीटर है जो इंडिया की तरफ है, जिससे लगता है कि इंडिया में गाड़ियों की बिक्री जबरदस्त होगी। दोस्तों अब तक अगर हम देखें तो भारत बड़ा ही लो पेनिट्रेटेड है गाड़ियों की बिक्री में। बाकी देश हमसे ज्यादा पेनिट्रेटेड है। हमारे यहाँ क्यों कम पेनिट्रेशन है दोस्तों? क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा हमारी उन देशों से लो है, इससे परचेसिंग पावर दोस्तों कम रहता है। दोस्तों जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और इससे गाड़ियों की बिक्री में भी दोस्तों उछाल आता है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों को हम गिनते हैं डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में। जैसे डिस्क्रेशनरी इनकम बढ़ती है दोस्तों आपकी गाड़ियों की बिक्री दोस्तों बढ़ती है। तो पहला चार्ट है दोस्तों जीडीपी का। आप देख सकते हो किस प्रकार से जापान और इंडिया की जीडीपी में ह्यूज डाइवर्जेंस था दोस्तों। जापान जहां पे जबरदस्त ग्रोथ जीडीपी में उन लोगों ने पाया उनके बरसों पहले के गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण। दोस्तों ये वो कंट्री है जहां पे प्राइवेटाइजेशन पे पूरा जोर दिया गया और यूएस को जबरदस्त टक्कर जापान ने दोस्तों दी थी। तो जापान का ग्रोथ दोस्तों ह्यूज था। आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत वही दौर से गुजर रहा है और आज जापान और भारत की जीडीपी का डाइवर्जेंस कम होता गया है। जापान दोस्तों एक ऐसा कंट्री जहां पे गाड़ियों की पेनिट्रेशन यानी कार पर 1000 पीपल हमसे कई गुना ज्यादा है। ऐसा क्यों है? उनकी जीडीपी ज्यादा थी, उनका जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा था। अब दोस्तों भारत वो पॉइंट पे आ रहा है कि दोस्तों अब आने वाले समय में दोस्तों आने वाले 3-4 साल में भारत की जीडीपी जापान को भी पार करके दोस्तों आगे निकल जाएगी। इससे सीधी आइडिया आनी चाहिए कि आने वाले समय में जैसे दूसरे डेवलप कंट्रीज में गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है, लग्जरियस गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है दोस्तों, सेम सिनेरियो इंडिया में हमको देखना चाहिए। दोस्तों जैसा सेकंड चित्र आपको बताता है कि अब आने वाले समय में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6 से 10 के बीच में तो दोस्तों रहना चाहिए। ये ग्रोथ दोस्तों हमें काफी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, हमारे सिटीजन्स की जीडीपी पर कैपिटा यानी इंडिविजुअल अर्निंग को दोस्तों बढ़ा सकता है। तीसरी चीज दोस्तों, एक तो इनकम अच्छी होनी चाहिए और लोग भी होने चाहिए उसको खरीदने के लिए। अब भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में दोस्तों दूसरे नंबर पे था। चाइना भारत से ज्यादा पॉपुलेटेड था। चाइना के पास भी दोस्तों पैसे नहीं थे, भारत के पास भी नहीं थे। हम दोनों की जीडीपी पर कैपिटल लो थी, पर चाइना में पिछले 20 सालों में उनकी जीडीपी जबरदस्त बढ़ी। हमसे आज 5 गुना ज्यादा है। उनकी जीडीपी पर कैपिटल हमसे 5 गुना ज्यादा होगी। वहां पे गाड़ियों की बिक्री धूम हुई दोस्तों। अब इस समय पे हम देख रहे हैं भारत की जीडीपी भी बढ़ती जा रही है और हमने चाइना जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेटेड था अब तक, हमने पिछले साल चाइना को पॉपुलेशन में भी मात दे दी। तो अब दोस्तों भारत हाईली पॉपुलेटेड, भारत एक ऐसा कंट्री जिसका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है, बिक्री जबरदस्त गाड़ियों की दोस्तों भारत में हो रही है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भारत की ट्रेड बैलेंस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। दोस्तों ये सीधी बात है, जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे और अगर हम कम एक्सपोर्ट करेंगे ये ट्रेड डेफिशिएट को दोस्तों बिगाड़ता है। हम अगर एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, ये ओवरऑल कंट्री के लिए ज्यादा अच्छा है। पर फिर भी दोस्तों इंपोर्ट तो हमारा बढ़ते रहना है। इंपोर्ट बढ़ते रहना इसलिए है लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों जितना भारतीय लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, आज 140 करोड़ लोगों को अगर चीजें चाहिए दोस्तों तो इंपोर्ट को भी यहाँ पे ग्रोथ तो मिलना है। साथ में दोस्तों एक्सपोर्ट भी बढ़ता रहना चाहिए, राइट? अभी की तारीख में आप देखो तो हम इंपोर्ट तो चलो बढ़ ही रहा है, एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट में दोस्तों अगर आप ऑयल इंपोर्ट देखो दोस्तों, ऑयल इंपोर्ट एज यू कैन सी दोस्तों ऑयल की जरूरत तो पहले से भी ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि ऑयल की जरूरत क्यों बढ़ी है? गाड़ियां पहले से भी ज्यादा है और जहां पे भी कंजप्शन होता है दोस्तों वो सब चीजें तो बढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऑयल इंपोर्ट आपको 2010 जितना ही दिख रहा है। दिस इज हाईली पॉजिटिव फॉर इंडिया क्योंकि भारत ने कई ऑल्टरनेट्स इसके लिए किए। ये वो समय था जब ऑयल सब्सिडाइज था, ये वो समय है जब ऑयल सब्सिडाइज नहीं है। दोस्तों इन चीजों की इफेक्ट ओवरऑल कंट्री की ट्रेड डेफिशिएट हो, इवन फिस्कल डेफिशिएट पे पड़ती है। आने वाला समय दोस्तों भारत के लिए उज्जवल लगता है। हर एक
दिशा में, जो दोस्तों आपकी गाड़ियों की बिक्री को दोस्तों बूस्ट कर सकता है। दोस्तों ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी हमारी गाड़ियों की बिक्री की हिस्ट्री बताता है। दोस्तों आप देख सकते हो 1996 में हम पहली बार 5 लाख गाड़ियों की बिक्री पे पहुंचे। दोस्तों 1996 के बाद 8 साल लगे हमको टोटल गाड़ियों की बिक्री 10 लाख पहुंचाने। दोस्तों अगले 3 सालों में यानी 2007 में दोस्तों गाड़ियों की बिक्री 15 लाख तक पहुंची। दोस्तों 2010 में 25 लाख गाड़ियां और हमने लाइफ टाइम हाई लगाया 2018 में हम करीबन 33 लाख गाड़ियों की बिक्री पे पहुंच चुके थे। दोस्तों 2018 के बाद पूरे दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दोस्तों मंदी का माहौल देखा गया। आपने देखा कई कंपनियों ने अपने बिजनेसेस भी बंद किए। दोस्तों भारत में भी कुछ ऐसा ही दिखा। 2018 के बाद ओवरऑल गाड़ियों की बिक्री कम होने लगी, तो मार्केट एक्सपांड नहीं हो रहा था, इसको कहते हैं मार्केट कॉन्ट्रैक्शन होना। दोस्तों मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया। 2019 में हमने कम गाड़ियां बेची, 2020 कम, कोविड था, 2021 में रिकवरी आई पर फिर भी लाइफ टाइम हाई से कम था। और दोस्तों अगेन 2022 में हमने 2018 वाला लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया। दोस्तों हम 33 लाख से 39 लाख गाड़ियों पे पहुंचे। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कॉमर्शियल व्हीकल गाड़ियां हमने नहीं गिनी है और टू व्हीलर नहीं गिने हैं, क्योंकि टू व्हीलर संख्या में सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो 2-3 व्हीलर नहीं है, उनके अलावा की जो गाड़ियां होती है वो हमने यहाँ पे गिनी है। तो ये चार्ट से हमको बिल्कुल पता चलता है कि 2018 के बाद वाली मंदी मार्केट का कॉन्ट्रैक्शन जो 4 साल चला, उससे पहले का पूरा समय 2018 तक का आप गिन सकते हो, पूरे 20 साल मार्केट एक्सपांशन मोड में था। मार्केट एक्सपांशन मोड में था, कंपनीज के धंधे बढ़ते जा रहे थे और कंपनियों ने जबरदस्त इसका लाभ लिया। कंपनीज के बिजनेस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, इन्वेस्टर के पैसे बढ़े। पर 2018 के बाद दोस्तों यही ऑटो इंडस्ट्री में लोगों के पैसे गए, उन्होंने पैसे नहीं कमाए। दोस्तों 2022 पहला साल है जब वापस से हाई लगाइए। दोस्तों 2022 कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों 2023 के हम एंड में है, ये मैं दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं और 3-4 दिन बाकी है ये साल के दोस्तों। पर इस साल की उम्मीद है करीबन दोस्तों 40 लाख गाड़ियां 2023 में दोस्तों बिकेगी, यानी ये साल अगेन एक नया लाइफ टाइम हाई गाड़ियों की बिक्री में दोस्तों हम देखने वाले हैं। सो वापस याद करो दोस्तों, 2009 में 20 लाख गाड़ियां बिकी थी। 2009 से 18 तक की तेजी, 18 के बाद मंदी, 2023 में हम वापस से 20 से डबल यानी 40 लाख गाड़ियां बेचने वाले हैं। तो अब क्या, कौन सी कंपनीज है जो इसमें फायदा उठाएगी? आने वाले 10 साल में हम दोस्तों क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलो इन डेटा पे दोस्तों हम लोग डिप में चर्चा करें। दोस्तों मैंने रिसर्च करने के लिए पैसेंजर व्हीकल की लिस्टेड कंपनियां ध्यान में ली है। अब टाटा मोटर जो कि कॉमर्शियल व्हीकल में नंबर 1 है, पर पैसेंजर कार में भी उनका अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों, नंबर 2 है। तो टाटा मोटर को भी मैंने इस ग्रुप में डाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि ट्रैक्टर्स में बढ़िया करते हैं, वो पैसेंजर व्हीकल में नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, पर टॉप 5 में तो दोस्तों आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी एज अ लिस्टेड कंपनी यहाँ पे गिना है। तो पूरी ये सारी लिस्टेड स्पेस अगर हम ये पैसेंजर व्हीकल का इंडिया में गिने दोस्तों, ये सब लोग मिलके करीबन 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप करते हैं, जिसमें लीडिंग स्पेस पे है दोस्तों मारुति, जिसको 8 लाख करोड़ में से 3.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। तो खिलाड़ी नंबर 1 हुआ मारुति, सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों टाटा मोटर्स और तीसरे पे आता है करीबन 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आपका महिंद्रा जो ट्रैक्टर में लीडर है। तो जब मैं पूरी ऑटो इंडस्ट्री देखता हूं दोस्तों, मैं 2 व्हीलर कंसीडर ना करूं, मैं कॉमर्शियल व्हीकल कंसीडर ना करूं दोस्तों, तो ये 3 कंपनियां अव्वल आती है जिधर हमारा ध्यान रहना चाहिए, मारुति, टाटा मोटर एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाकी की कंपनियों की कुछ खास गिनती नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि बाकियों की गिनती नहीं है, ऐसा क्यों है कि मारुति लीडर है, ये देखने के लिए हम इन सबके बिजनेसेस देखेंगे। दोस्तों ये सब लोग मिलके गाड़ियां बेचते हैं, जैसा हमने देखा इस साल 40 लाख गाड़ियां बिकने वाली है दोस्तों। तो ये 40 लाख गाड़ियों में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है मारुति, लेकिन टर्नओवर दोस्तों टाटा मोटर सबसे बड़ा करता है, क्योंकि टाटा मोटर पैसेंजर कार के अलावा कॉमर्शियल व्हीकल में भी बड़ा है। सेकंड, खाली इंडिया नहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड टाटा मोटर माल बेचता है। तो जैकवार, रेंज रोवर जैसी जबरदस्त ब्रांड उनके पास है जो दुनिया भर में दोस्तों बिजनेस करती है। तो सबसे बड़ा टर्नओवर दोस्तों, अगर हम कंसोलिडेटेड टर्नओवर सबके देखें
तो खिलाड़ी नंबर 1 धंधे में है दोस्तों टाटा मोटर। यस फ्रेंड्स, एज यू कैन सी 4 लाख करोड़ का सेल्स ये लोग करते हैं। तो खिलाड़ी नंबर 1 ऑटो में कौन हुआ दोस्तों? टाटा मोटर। लेकिन मार्केट कैप फिर क्यों मारुति को मिलता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, वो हम देखेंगे। दूसरे नंबर का धंधा करने वाली दोस्तों दोनों कंपनियां मारुति एंड महिंद्रा बोथ आर सिमिलर। आप देख सकते हो ये दोनों ही कंपनी 1.3 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। तो मारुति इन दोनों से करीबन 3 गुना ज्यादा टर्नओवर करती है। बट when we check their market cap you can see मारुति को सबसे बड़ा मार्केट कैप, फिर आता है टाटा मोटर, फिर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए दोस्तों हमें कुछ क्वालिटी पैरामीटर देखने होंगे, कंसिस्टेंसी पैरामीटर देखने होंगे। परंतु एक चीज तो क्लियर होगी कि 6.7 लाख करोड़ का अगर ये सब मिलके धंधा करते हैं दोस्तों, इसमें से 6 लाख करोड़ तो ये 3 कंपनी मिलके ही करते हैं। तो दूसरी सब कंपनियों की गिनती क्या है दोस्तों? आप देख सकते हो फोर्स मोटर 6000 करोड़, ओलेक्ट्रा 1000 करोड़, मर्क्यूरी ईवी 19 एंड हिंड मोटर 0। तो जब हम सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, जब इंडस्ट्री एक्सपांड होती है सबको फायदा होता है। मारुति को फायदा, M&M को फायदा, टाटा मोटर को फायदा, इन सबको भी फायदा। धंधे सबके बढ़ेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि ओलेक्ट्रा मारुति का धंधा खा रही है, मारुति ओलेक्ट्रा का धंधा खा रही है। मार्केट एक्सपांड हो रहा है, सबको अपना अपना शेयर मिलता है। पर दोस्तों बुरे समय में क्या होता है? जब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसा हमने पहले देखा दोस्तों, कुछ कंपनियों के सेटल डाउन हो गए। किनके डाउन हुए? जिनका मार्केट शेयर बिल्कुल कम था। तो दोस्तों जब आपका मार्केट शेयर सफिशिएंट नहीं होता है दोस्तों, आपका टिकना मुश्किल हो जाता है बुरे समय में। तो अच्छा समय अभी है, ये सब कंपनियों को फायदा है, छोटा खिलाड़ी हो, बड़ा खिलाड़ी हो। पर बड़ा खिलाड़ी और एक्सपांड होता है, छोटे खिलाड़ी को भी धंधे मिलते हैं। बुरे समय में खास हमें दोस्तों देखना चाहिए। सो नाउ लेट अस टॉक ऑन देयर क्वालिटी। दोस्तों क्वालिटी में पहली बात आती है पैसे, तुम कितना प्रॉफिट करते हो। सबसे पहले हमने देखा टाटा मोटर वाज लीडिंग इन टर्नओवर, 4 लाख करोड़ का धंधा दोस्तों। प्रॉफिट भी इन्हीं का सबसे ज्यादा है, 16,000 करोड़ का दोस्तों इनका प्रॉफिट। सो ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम टाटा मोटर। पर मारुति जो इनसे 3 गुना कम धंधा करती है, खाली 1.3 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों, अगर उनके प्रॉफिट आप देखो तो 11,000 करोड़ है। और फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी सिमिलर प्रॉफिट है। ऐसा क्यों कि मारुति 1.5 लाख करोड़ 1.3 लाख करोड़ में 11,000 निकाल पाती है, टाटा मोटर 4 लाख करोड़ के टर्नओवर में से खाली 16,000 करोड़ निकाल पाती है। तो इसमें कुछ बात है दोस्तों, आपको डीप में बैलेंस शीट का भी रिसर्च दोस्तों करना होगा, तभी इन कुछ चीजों की दोस्तों क्लियरिटी, राइट। पर एक चीज क्लियर है दोस्तों, जब हम धंधे से प्रॉफिट पे आते हैं, पूरी इंडस्ट्री मिलकर अगर 38,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो ये 3 कंपनियों का ही है। सो अब मैं आ जाता हूं दोस्तों इनके मार्जिन पे। ऐसा कैसे कि 1.3 लाख करोड़ वाली 11,000 करोड़, 4 लाख करोड़ वाली 16,000 करोड़, ड्यू टू देयर प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन। आप देखो दोस्तों मारुति के इन लीडिंग कंपनियों में सबसे अच्छे हैं दोस्तों। मारुति 9% का प्रॉफिट मार्जिन घर ले जा पाती है सब खर्चे निकालने के बाद, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा 8% सिमिलर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को दोस्तों आप कंसोलिडेटेड कंपनी गिन सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक होल्डिंग कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बिजनेस में ही उनके बाकी सब बिजनेस भी आते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जब हम बिजनेस देखते हैं, इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी आ गई, आपकी महिंद्रा हॉलीडेज आ गई, और उनकी कई सक्सेसफुल कंपनीज है वो सारी भी इसी में आ गई, राइट। तो ऑब्वियस है इनके मार्जिन अच्छे रहने, पर 2 कंपनी के मार्जिन 9-8% के आसपास, टाटा मोटर के मार्जिन खाली 4%। इसीलिए दोस्तों जब आपने प्रॉफिट्स देखे तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा वेरिएंस नहीं था अच्छा धंधे के बावजूद। दोस्तों ये अच्छे समय के मार्जिन है, आप देख रहे हो सारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समय अच्छा है, धंधे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम देखे, इस साल और बड़े लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम देखेंगे। तो ये जो दशक है, आप गाड़ियों की बिक्री बढ़ते देखने वाले हो, तो यहाँ पे कंपनियों को लॉसेस नहीं होंगे, धंधे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इनको देखना चाहिए बुरे समय, जब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तब इनमें से कौन प्रॉफिट कर रहे थे, दैट वाज द मेन पिक्चर। जब दोस्तों पैसा लगा, ये ना सोचे कि आज क्या है, ये भी सोचे कि मुझे 10-15 साल में कंसिस्टेंसी कौन देने वाला है। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है दोस्तों। जब आप लिक्विडिटी चेक करते हो तो लिक्विडिटी कौन सी कंपनी की अच्छी होती है दोस्तों? जिनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, जिनकी उधारी दोस्तों कम होती है। ज्यादातर देखा जाता है दोस्तों जो ब्रांडेड कंपनीज होती है उनकी उधारी बाजार में कम होती है, पर जो नई नई कंपनी उभर रही होती है दोस्तों, उनको माल बेचने के लिए उधारी देनी पड़ती है और ट्रेड रिसीवेबल उनके बिगड़ते हैं दोस्तों। अगर आप चेक करोगे, आपकी जो ब्रांडेड है मारुति, M&M और टाटा मोटर, तीनों के ट्रेड रिसीवेबल आपको फेवरेबल लगेंगे। बाकी कंपनी में दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल में दोस्तों चिंता होती है। तो लिक्विडिटी पैरामीटर के लिए क्या देखा जाता है दोस्तों?
नेट प्रॉफिट मार्जिन, ट्रेड रिसीवेबल। दोस्तों ये करंट रेशियो आप लोगों के सामने है। करंट रेशियो देख के सीधा अंदाजा आता है कि दोस्तों सबसे फेवरेबल यहाँ पे मारुति है। दोस्तों करंट रेशियो यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देख पाते हैं कि करंट लायबिलिटी एसेट के मुकाबले करीबन आधी है। सो दैट्स ग्रेट। दोस्तों लिक्विडिटी पैरामीटर के हिसाब से हम सबसे अव्वल मार्क यहाँ पे सारे पैरामीटर में दोस्तों मारुति को सबसे आगे दे पाए। दोस्तों इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी देखने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों एक अच्छा जरिया है जो हमें बता सकता है कि अंदरूनी प्रॉब्लम कोई है क्या। दोस्तों आप सब कंपनी सेम धंधा कर रहे हो, आप सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको हर्डल भी सेम आने चाहिए। दोस्तों ऐसे केस में अगर कोई कंपनी कम पैसे से ज्यादा धंधा करती है और कोई कंपनी को उतना ही धंधा करने के लिए ह्यूज फंड चाहिए तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। कौन सी कंपनी को प्रीफर करना चाहिए? वो कंपनी जिनको कम फंड से बड़ा टर्नओवर करना आता है। यू कैन सी हियर जब हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं दोस्तों, मारुति इज द मोस्ट फेवरेबल कंपनी इन द होल लिस्ट। दोस्तों ये बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। दोस्तों यू कैन सी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। इसको जब आप दूसरी दोनों टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंपेयर करते हो तो दोनों पे दोस्तों सफिशिएंट डेब्ट है। जो छोटी कंपनियां हैं ओलेक्ट्रा, उन पे भी हम मानेंगे दोस्तों डेब्ट काफी कम है, राइट। तो कम डेब्ट से काम कर रहे पर है 0.15 यानी डेब्ट फ्री नहीं है। डेब्ट फ्री आपको यहाँ पे एक ही कंपनी मिल रही है एंड दैट्स मारुति। दोस्तों जब डेब्ट होती है आपकी कंपनी पे तो क्या होता है? डेब्ट होने से जो कंपनी का कैश फ्लो आता है, धंधे में से खर्चे निकालने के बाद जो बचता है दोस्तों, उनमें एक बड़ा खर्चा इनका इंटरेस्ट पे भी जाता है। दोस्तों ये इंटरेस्ट जितना निकल गया आपका प्रॉफिट को कम कर देता है। दोस्तों आपको डिविडेंड कम मिलते हैं, आपके वैल्यूएशंस कम बढ़ते हैं। तो हो सके तो कम डेब्ट वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे, वो हमारा कंटिन्यू मोड में दोस्तों 10-15 साल का कैश फ्लो को सुधार सकता है। Right, so considering solvency ratio, you can say Maruti is the top choice. मैं इसी solvency में दोस्तों अगर मैं interest coverage ratio देखूं, दोस्तों interest coverage ratio liquidity पे भी असर कर सकता है, तो liquidity solvency दोनों में देख सकते हैं। पर ICR यानी आपकी कंपनी की debt and lease paying capacity कितनी है? दोस्तों ये कैसे गिना जाता है? टोटल धंधा, उसमें से टोटल खर्चा निकल गया, जो बचा वो मुझे लीज और ब्याज भरने के लिए सफिशिएंट है कि बहुत कम है। दोस्तों ज्यादा पैसा बचता है देन दैट्स ग्रेट, पर कम पैसा बचता है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ICR यानी डेब्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी में सबसे अव्वल कौन है? दोस्तों अगेन योर मारुति। दोस्तों मारुति इज योर मोस्ट फेवरेबल कंपनीज व्हेन यू कंसीडर लिक्विडिटी रेशियो और यू कंसीडर फ्रेंड्स सॉल्वेंसी रेशियो। इस केस में दोस्तों आप टाटा मोटर देखो खाली 3, अब 3 है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उनके पास कितना बचता है सब खर्चे निकालने के बाद? 3 टाइम्स। दोस्तों ये 3 टाइम कम हो सकता है अगर रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो 3 का 1 भी हो सकता है। ऐसी कंपनी कभी कभी लॉस भी कर सकती है, पर जब आपका रेशियो फेवरेबल हो, मारुति जैसा 69, रॉ मटेरियल बढ़े इंटरेस्ट रेट बढ़े, बहुत ज्यादा फर्क दोस्तों इनके ICR पे नहीं पड़ता है, राइट। तो दोस्तों अब कंक्लूजन क्या है? ये लिक्विडिटी सॉल्वेंसी और उनके टर्नओवर देख के दोस्तों कंक्लूजन ये आता है कि मार्केट एक्सपांड हो रहा है, बढ़ेगा सब कुछ, पर मुझे क्या चाहिए? जो कंटिन्यू बरसों तक मुझे इनकम दे सके, मुझे कंसिस्टेंसी दे सके। तो दोस्तों 3 ब्रांडेड कंपनी सबसे ऊपर आएगी, मारुति, टाटा मोटर एंड महिंद्रा। दिस आर बेस्ट। अगर इन 3 में मैं सिलेक्ट करूंगा दोस्तों तो मारुति इज बेस्ट अमंग ऑल 3 कंसिडरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। पर हाँ, अगर आप टाटा मोटर में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप महिंद्रा में इन्वेस्ट करते हो, आने वाला समय उज्जवल है, धंधे सबके बढ़ेंगे। ये सब कंपनी अच्छा मार्केट शेयर रखती है अलग अलग सेगमेंट में, ये सब कंपनी बहुत अच्छी बढ़ सकती है, राइट। अब दोस्तों भारत का जरा मार्केट जानते हैं कि भारत में जो गाड़ियां बिक रही है, जैसे इस साल हमने बोला चलो 40 लाख गाड़ियां बिकेगी, तो इसमें बिकता क्या है? जैसे दोस्तों SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, आप जानते हो दोस्तों जो महंगी गाड़ियां आती है दोस्तों, SUV का टोटल मार्केट 2017 में 23% था। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इंडिया एक लो इनकम कंट्री है, पर जैसे जैसे लोगों के पास इनकम आती है दोस्तों, लोग ज्यादा अच्छी चीजें खरीदते हैं। हमने बहुत बार इसमें बात की है, प्रीमियमाइजेशन इसको कहते हैं। सेम प्रीमियमाइजेशन दोस्तों आपको गाड़ियों में दिख रहा है। अभी H1 में जो गाड़ियां बिकी है दोस्तों इस साल के पहले 6 महीने में, यू कैन सी फ्रेंड्स 48% वर SUV। यानी अब भारत में दोस्तों SUV गाड़ियों का माहौल बनता जा रहा है। भारत में अब ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी गाड़ियां ही बिकेगी, अब भारत में क्या बिकेगा दोस्तों? प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिकेगी। इन अदर बिजनेसेस, इन ऑटो, यू कैन सी SUVs आर गोइंग टू
सेल। राइट फ्रेंड्स, एसयूवी बिकेगी, साथ में जो दूसरी सब इंडस्ट्री है जैसे कॉमर्शियल व्हीकल एक बड़ा सेगमेंट है। कॉमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ दोस्तों कम होना है, पैसेंजर व्हीकल जितना नहीं, पर जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती है दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ती है। यू कैन सी कॉमर्शियल व्हीकल में राजा कौन है दोस्तों, टाटा मोटर इज द किंग ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। 35% मार्केट आपके टाटा मोटर के पास, 25% मार्केट महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास, और बाद में सब आते हैं अशोक लेलैंड और अलग अलग कंपनीज। तो कॉमर्शियल व्हीकल में ह्यूज मार्केट रखती है आपकी टाटा मोटर। तो जब कॉमर्शियल मार्केट देखो टाटा मोटर याद रहनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर दोस्तों मैं पैसेंजर व्हीकल मार्केट देखो तो पैसेंजर व्हीकल का किंग है दोस्तों मारुति, बाकी कोई कंपनी इसके नजदीक भी नहीं है। तो नंबर 1 इज मारुति विद 41% मार्केट शेयर। ये ह्यूज मार्केट शेयर हुआ दोस्तों। अब ये जो मार्केट शेयर है ये इनके पास बरसों से है दोस्तों, आज से नहीं है। पर नंबर 1 इज मारुति। नंबर 2 पे दोस्तों अभी लास्ट मंथ वापस से टाटा मोटर आ गई है। तो टाटा मोटर और हुंडई की जबरदस्त फाइट चल रही है नंबर 2 के लिए, बट यस नाउ इट्स टाटा मोटर एंड देन कम्स हुंडई। कॉमर्शियल व्हीकल में कौन है किंग? टाटा मोटर। पैसेंजर व्हीकल में मारुति। सिमिलर वे में अगर आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री देखो देन योर महिंद्रा इज फ्रेंड्स नंबर 1 कंपनी विद अ मार्केट शेयर ऑफ 24%। तो नंबर 1 हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर में, पर सेकंड नंबर पे जो स्वराज है दोस्तों ये भी महिंद्रा की ही सब्सिडरी है। तो नंबर 1 नंबर 2 दोनों को हम मानेंगे, दोनों महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो कुल मिला के दोस्तों 41% का मार्केट आपके महिंद्रा का ट्रैक्टर में हुआ। तो ये भी क्लियर लीडरशिप हुई, दूसरे कोई इनके नजदीक भी नहीं है। राइट, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर के नजदीक है। राइट, पैसेंजर व्हीकल में कोई मारुति के नजदीक नहीं, ट्रैक्टर में कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा के नजदीक नहीं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छी लीडरशिप दोस्तों बनाए जा रहा है। सो अगर मैं टाटा मोटर का रिसर्च करूं कि चलो मुझे टाटा मोटर में पैसा डालना है, तो यू कैन सी फ्रेंड्स टाटा मोटर का टर्नओवर 2014 में 2.4 लाख करोड़ का था। यानी ये तब से 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करते हैं जब बाकी की कंपनियों का टर्नओवर बड़ा कम था। मारुति दोस्तों 70,000 करोड़ के करीब होगी। 2014 में 2.4 लाख करोड़। सिमिलरली जैसे हमने ऑटो इंडस्ट्री में मंदी देखी 2018 के बाद, आप टाटा मोटर में भी देखोगे दोस्तों 2018 के बाद टर्नओवर कॉन्ट्रैक्ट हुए। अगेन पिछले साल दोस्तों हमने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ के वापस से लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू बनाया, 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर 2023 का। तो बढ़िया धंधा दोस्तों टाटा मोटर कर रहे हैं। क्लियर लीडरशिप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम टाटा मोटर की मानेंगे। दोस्तों जब प्रॉफिट की बात आती है तो बराबर गाड़ी नहीं चलती। आप देख सकते हो दोस्तों 2014 में ये 14,000 करोड़ के करीब का प्रॉफिट करते थे और यही इनका लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद दोस्तों बरसों बीते, हमने कई साल इनके लॉसेस के देखे। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही बताया, जब इंडस्ट्री एक्सपांड होती है सबको खाना मिलता है। जब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोस्तों ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट शेयर कम हो या ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़ी बड़ी डेब्ट्स लेके बैठी होती है उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमने टाटा मोटर में देखे। मार्केट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, धंधा बढ़ नहीं रहा था, ऑलरेडी ह्यूज डेब्ट थी, तो आपने टाटा मोटर को लॉस करते देखा और आपने इसीलिए टाटा मोटर में अगर पैसा लगाया दोस्तों इनकंसिस्टेंट डिविडेंड पाया। ये पूरी 10 साल की हिस्ट्री में हम देख सकते हैं खाली 3 साल मुझे डिविडेंड मिला, बाकी के पूरे साल दोस्तों मेरे को डिविडेंड क्यों नहीं मिला? बिकॉज प्रॉफिट्स वर नॉट गुड। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये आपको क्वालिटी पैरामीटर से पता चलना चाहिए। राइट दोस्तों, क्वालिटी पैरामीटर जब मैंने आपको बताया, मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताया था जो बड़ा हाई था दोस्तों। यहाँ पे अब मैंने पूरी हिस्ट्री दी है दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की सिंस 2014। आप देख सकते हो दोस्तों टोटल इक्विटी 65,000 करोड़ थी, कंपनी पे डेब्ट 60,000 करोड़ थी। जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों 2018 तक तो दोनों सिमिलर था, दोनों 80,000 करोड़ के आसपास, यानी डेब्ट टू इक्विटी 1 हुई, जितनी इक्विटी उतनी डेब्ट। पर 2018 के बाद रियल प्रॉब्लम्स आए, जब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हुई, धंधे नहीं बढ़े दोस्तों। उस समय आप देख सकते हो दोस्तों इनका रिजर्व कम होने लगा, डेब्ट बढ़ने लगी। दोस्तों डेब्ट बढ़ने लगी, रिजर्व क्यों कम हो रहा था? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं करती थी, तो यानी कंपनी की बुक वैल्यू ईयर ऑन ईयर नीचे आ रही थी। राइट फ्रेंड्स, तो बड़ा बुरा समय 2022 तक का हमने टाटा मोटर में देखा। पिछला साल वापस से पहला ऐसा साल है जब हमने वापस से बैंड देखा है। बैंड यानी कंपनी ने प्रॉफिट किया तो रिजर्व आपका अप ट्रेंड में आया। कंपनी ने बोरोइंग कम की तो बोरोइंग थोड़ी कम आई, यहां से दोस्तों इंप्रूवमेंट फेस लगता है। तो अब यहां से टाटा मोटर का अभी का रेशियो बुरा ही है डेब्ट टू इक्विटी का, पर अब इंप्रूवमेंट उम्मीद कर सकते हो। बट बी प्रिपेयर्ड, यहां पे बोरोइंग काफी है,
अभी टाटा टेक्नो का आईपीओ आया, कुछ फंड इनको मिला, ये भी काम लगेगा बोरोइंग कम करने में। आने वाले समय में दोस्तों इंडस्ट्री एक्सपांड करेगी, प्रॉफिट आएंगे, बोरोइंग धीमे धीमे कम होता जाएगा। अब डेट टू इक्विटी रेशियो को दोस्तों सुधरना है, राइट। बट बी प्रिपेयर्ड, दिस इज नॉट नंबर 1 कंपनी इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी पैरामीटर, राइट फ्रेंड्स। पैसा बनना है, पैसा क्यों बनना है, धंधा होने वाला है। पर हमेशा किसने सोचा था 2018 में मंदी आएगी ऑटो में, कभी कभी ऐसी बुरे समय आए तो प्रिपेयर रहने का। अब बहुत बड़ा फंड नहीं डाल सकते हो, राइट। हियर इज द चार्ट, ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ टाटा मोटर। यू कैन सी फ्रेंड्स, पिछले 20 सालों में ये 8 गुना हुआ है, यानी 11% कगार से दोस्तों इन्होंने रिटर्न दिए हैं, राइट। निफ्टी ने 12-13% कगार से दिए, टाटा मोटर ने 11 यानी थोड़े कम, इन्होंने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। अगर मैंने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, आज मुझे डिविडेंड कितना आता है दोस्तों, अभी भी 3% ही आता है। जनरली मैं कहता हूं पहले साल आपको 1.5% डिविडेंड आना चाहिए, फिर धीमे धीमे डिविडेंड रेशियो बढ़ता है। ये 20 साल में तो 100% भी पार कर लेता है, राइट। पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी इन्वेस्टर को खाली 3% इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहला साल है। अब पिछले साल हमने बहुत बुरे देखे जिन्होंने ये रेशियो बिगाड़ा। अब नेक्स्ट 10 ईयर में ये रेशियो बढ़ के 30% पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। पर तैयार रहो दोस्तों, डिविडेंड इज नॉट कंसिस्टेंट। फॉल कैसे आए दोस्तों? 1995 में दोस्तों ये 100 से 13 रुपया है, यानी करीबन 90% मेरी वेल्थ डैमेज। सिमिलर फॉल यू कैन सी इन 2008 दोस्तों, 200 रुपए से 25 रुपया। सिमिलरली मेरी करीबन 80% वेल्थ दोस्तों डैमेज। 2018 के बाद जब मंदी आई, मंदी में कोविड आया दोस्तों, ये समय पे दोस्तों 600 रुपए वाला शेयर 63 रुपीज, अगेन मेरी 90% वेल्थ डैमेज हुई। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो आपने विश्लेषण किया दोस्तों, ह्यूज बोरोइंग जब होती है तो कुछ ऐसा होता है। अब वापस मार्केट एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है, धंधे बढ़ रहे हैं, पहले जैसी तेजी देखी ऐसी वापस से तेजी आप देखोगे, तो आपके पास शेयर है दोस्तों यहां से दौड़ने वाला है। पर इतिहास भूलने का नहीं। इसी को अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंपेयर करूं तो मैंने 2014 से अब तक के टोटल हर साल के प्रॉफिट दिए, हर साल के डिविडेंड दिए दोस्तों। देखो प्रॉफिट 2020 में कम हुआ तो इट्स ऑल राइट, वो तो हर एक का हुआ था, 2020 में बचा कौन था। पर इन्होंने फिर भी लॉसेस नहीं किए, इन्होंने फिर भी डिविडेंड दिए। यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का पास्ट देख के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी मिलती है दोस्तों, राइट। 10 साल में 3 बार डिविडेंड आए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, चैलेंजिंग समय में 5000 करोड़ का प्रॉफिट 12000 करोड़ पहुंचा है। आने वाले समय में व्हीकल्स की बिक्री बढ़ती है दोस्तों, और अच्छा समय हम M&M में देखेंगे, नो नीड टू वरी। दोस्तों चार्ट आपके सामने है, 20 सालों में 9 गुना हुआ। कगार देखो 11% कगार, सिमिलर टू योर टाटा मोटर। कगार दोनों के एक जैसे हैं, पर यहाँ पे एक चीज खास है जो वहां पे नहीं थी, एंड दैट इज डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड कंसिस्टेंटली मिले। आज डिविडेंड यील्ड दोस्तों 8% हो रही है। 8% डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, पर फिर भी दोस्तों पिछले जो 5 साल बुरे देखे, ये पहला साल है। मतलब अब नेक्स्ट 5-10 इयर्स में आप डिविडेंड को यूज बढ़ता हुआ देखोगे, बट इट्स बेटर देन टाटा मोटर, राइट। इसीलिए फॉल के समय क्या होता है, 2008 के फॉल में 500 से 100 रुपया आया, यानी करीबन यहाँ पे भी 80% डैमेज हुआ था। 2020 में दोस्तों 1000 से हम कह सकते हैं 250 आया, 70-75% डैमेज। तो ऐसे समय दोस्तों आते हैं कि जब आपका शेयर आपके वेल्थ को डैमेज करता है, पर वो 1-2 साल के लिए होता है। फिर आप देखते हो वापस से अगर आपकी कंपनी अच्छी है, धंधे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, वेल्थ क्रिएट करके देती है दोस्तों लॉन्ग टर्म, राइट फ्रेंड्स। पर वॉलेटिलिटी यहाँ पे बड़ी है क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी डेप्ट तो है, ये भी डेप्ट फ्री नहीं है, ह्यूज डेप्ट इनके ऊपर भी है। पर अब जब धंधा बढ़ना है दोस्तों, टाटा हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सबके धंधे बढ़ने हैं, प्रॉफिट आपके पास आना है। अब इसे अगर मैं मारुति से कंपेयर करूं तो सबसे पहले मैं मारुति का आप लोगों को दोस्तों मार्केट शेयर बता देना चाहूंगा कि मारुति एक ऐसी कंपनी थी जिसका गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ था दोस्तों। जब लाइसेंस राज था, जब हर एक को बिजनेस करने के मौके नहीं थे, उस समय मारुति को लाइसेंस था कि भाई वो धंधा कर पाएंगे, उसमें गवर्नमेंट के साथ जेवी था, यानी गवर्नमेंट की ही कंपनी हम मारुति सुजुकी को मानेंगे विद मल्टीनेशनल कंपनीज कोलैबोरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इनका मार्केट शेयर ह्यूज था। पर 1991 के बाद बाजार को ओपन कर दिया गया, लिबरल हुआ मार्केट, सब कंपनीज अलग अलग भारत में आई धंधा करने को। 1997 के करीब दोस्तों 60% का इन लोगों का मार्केट शेयर हुआ करता था। जैसे जैसे बाकी कंपनीज आई दोस्तों, बहुत सी कंपनीज आने से सीधी बात है दोस्तों, ये मार्केट शेयर जिंदगी भर नहीं टिकना है। अभी इनका मार्केट शेयर कितना हो गया दोस्तों,
42%। पर खास ध्यान में लेने लायक बात यह है कि इतनी सारी कंपनी आने के बाद भी 2002 से लेके अब तक इनका मार्केट शेयर 40% बरकरार है। ये एक बड़ी सिद्धि। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी आते ही गई इनका मार्केट शेयर गिरता गया। दोस्तों ये अपने मार्केट शेयर को कंप्लीट बनाए रखे हैं। दिस इज ह्यूज सक्सेस फॉर फ्रेंड्स मारुति। राइट फ्रेंड्स, तो मारुति का अगर मैं चार्ट देखूं दोस्तों, क्वालिटी पैरामीटर याद करा दूं दोस्तों, डेब्ट फ्री कंपनी, आईसीआर एकदम फेवरेबल, मार्केट शेयर बढ़िया, सब चीज अच्छी दोस्तों। पिछले 20 सालों मारुति 27 गुना हुआ है, यानी रिटर्न इन्होंने सबसे ज्यादा दिए दोस्तों। 18% कगार से दोस्तों इन्होंने रिटर्न दिए, जो निफ्टी से ज्यादा है। पिछले 5 साल ऑटो के बुरे थे, स्टिल वी हैव गॉट 18% कगार रिटर्न, दैट्स ग्रेट दोस्तों। मेरी डिविडेंड यील्ड 24% है, यानी मैं लाख अगर लगाया तो मुझे आज 25,000 हर साल का डिविडेंड आ रहा है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है ये 4 साल में तो दोस्तों बाहर निकल गई इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड। 24% मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ह्यूज है, ये भी दोस्तों कम ही है। पर कम क्यों है? क्योंकि लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। अब दोस्तों नेक्स्ट 5 इयर्स में आप देखोगे ये डिविडेंड यील्ड 100% में कन्वर्ट हो जाएगी। टाटा मोटर M&M 25% पे आ जाएंगे ड्यू टू मार्केट एक्सपांशन। राइट, अब दोस्तों वॉलेटिलिटी देखो, बुरे समय में क्या होता है। 2008 में दोस्तों बाजार गिरा, ऑटो गिरा, टाटा मोटर गिरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा, वहां पे 80% डैमेज। मारुति दोस्तों 1300 वाला 400 रुपया आया था, यहां पे डैमेज हमें करीबन 60% जैसा दिखा। तो मारुति में कम डैमेज हुआ। 2020-18 के बाद जो ऑटो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोविड आया, उस समय क्या हुआ दोस्तों? ये समय भी आपका मारुति का दाम 10,000 से 4,000, यानी अगेन अराउंड 50-60% डैमेज। तो जब दूसरी कंपनियों में ज्यादा डैमेज होता है, मारुति में कम डैमेज होता है। राइट, इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट 10-15 इयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में अगर शेयर्स को रखोगे, डिविडेंड कितना आना है, वॉलेटिलिटी कितनी आनी है, ये सब चीजें दोस्तों आपको काम लग सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम मारुति के बारे में और डिटेल में दोस्तों रिसर्च करेंगे। दोस्तों मारुति सुजुकी लिमिटेड पहले जानी जाती थी मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से, क्योंकि जापानीज कंपनी की इंडियन सब्सिडरी कंपनी, जापानीज ऑटोमेकर सुजुकी कॉर्पोरेशन की ये एक इंडियन सब्सिडरी हुई। तो ये ना मानिएगा ये भारतीय कंपनी है दोस्तों, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। राइट, और अभी इनका मार्केट शेयर कितना है हमने पहले ही बात कर ली दोस्तों, 42% का मार्केट शेयर इन लोगों का है दोस्तों। 1981 में गवर्नमेंट ने जेवी की सुजुकी कॉर्पोरेशन के साथ और मारुति उद्योग का जन्म दोस्तों 2003 में पार्शियली गवर्नमेंट निकली और 2007 में गवर्नमेंट पूरी मारुति से निकल गई। तो अब ये जो मारुति है दोस्तों, ये किसकी हुई दोस्तों? सुजुकी, यानी मल्टीनेशनल कंपनी होगी। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं दोस्तों। 1982 में जब जेवी हुई, मारुति का बिजनेस इंडिया में लाने का सोचा, तब सबसे पहले हरियाणा में दोस्तों इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी की शुरुआत। यह दोस्तों गुरुग्राम में 1982 में सुजुकी ऑफ जापान एंड मारुति उद्योग को लाइसेंस देने का जेवी हुआ दोस्तों। शुरुआत के दिनों में मारुति इंपोर्टर कंपनी थी, वो लोग इंपोर्ट करते थे सारी चीजें। यस दोस्तों, शुरुआत के समय में मारुति को लाइसेंस दिया गया था 2 मॉडल को इंपोर्ट करने का, और उनके जो कंपोनेंट्स है मैक्सिमम 33% ही दोस्तों वो भारत से लेते थे, बाकी सब माल भारत के बाहर से आता था, जो ओवरऑल भारत के लिए नुकसानकारक था। क्योंकि यहाँ की जो डोमेस्टिक जो छोटे छोटे जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं होता था मारुति के आने के कारण। यस दोस्तों, ये 1982 में इसने डिस्प्लेस्ड किया था अलग अलग छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि उनको कोई जॉब वर्क नहीं मिलने वाले थे, ये सब माल बाहर से आने वाला था। इससे दोस्तों एक डर भी था कि हमें लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट पेट्रोल के दाम घटाने का भी डिसीजन लिया था, स्पेशली मारुति का सेल्स बढ़ाने के लिए दोस्तों। लेकिन 1983 में मारुति फ्रंटी के नाम से दोस्तों यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन शुरू हुआ दोस्तों। 1984 में मारुति वाहन आई और तब तक गुरुग्राम की कैपेसिटी दोस्तों 40,000 गाड़ियां प्रोडक्शन करने की हो चुकी। 1991 में लेकिन बड़ा प्रॉब्लम भारत ने फेस किया, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए और IMF के अनुसार दोस्तों हमें प्राइवेटाइजेशन करना था, मार्केट को ओपन करना था, लिबरल रहना था, लाइसेंस राज को खत्म करना था। तो दोस्तों 1991 के बाद 65% उनके जो कंपोनेंट्स है वो लोकल मैन्युफैक्चरर से दोस्तों प्रोड्यूस करने लगे। ये फायदा अब दोस्तों लोकल मैन्युफैक्चरर को दोस्तों होने लगा दोस्तों। 1991 के बाद सुजुकी ने अपना स्टेक बढ़ा के 50-50 का जेवी, एक 50 में आपका सुजुकी और बाकी 50 में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतता गया, गवर्नमेंट का स्टेक निकल गया और अब खाली सुजुकी मोटर और शेयर होल्डर्स दोस्तों रह गए।
राइट दोस्तों, ये पूरी हिस्ट्री है। जैसे 2010 से मैंने 2023 तक का डेटा लिया है दोस्तों। 2010 में 10 लाख गाड़ियां बिकती थी। 2018 तक हमने देखा कि मार्केट अच्छा चला, मारुति का भी सेल्स बढ़ा, पर 18 के बाद मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2019 आप देख सकते हो, इन्होंने लाइफ टाइम हाई लगाया, जिसके बाद सेल्स दोस्तों डिक्रीज होने। तो 19 में 18.6 लाख व्हीकल बिके और उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ। दोस्तों 2022 में रिकवरी, हमने ऑटो के भी डेटा में देखा, रिकवरी थी, पर हमने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया था। लाइफ टाइम हाई ऑटो इंडस्ट्री ने 2023 में लगाया और मारुति ने भी दोस्तों 2023 में लाइफ टाइम हाई व्हीकल्स बेचे। यस फ्रेंड्स, 19.7 लाख व्हीकल बिके हैं। इस साल दोस्तों हम 20 लाख की फिगर पार होते हुए देखेंगे। सेम चीज आपको दोस्तों टर्नओवर में नजर आएगी। 2014 में 9800 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों, बढ़ते बढ़ते 2019 तक ये 88,000 करोड़ के टर्नओवर पहुंचा। फिर आया डिक्लाइन, जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 20 में डाउन, 21 में डाउन, 22 में रिकवरी आई। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई दोस्तों धंधा किया। वॉल्यूम नहीं थे पर धंधा हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग प्राइस बढ़ाते हैं। और ये साल आप 2023 पिछला साल आप देखो तो दोस्तों मारुति लाइफ में पहली बार जो बड़ा बेंचमार्क है लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करके 1.18 लाख करोड़ के टर्नओवर पे दोस्तों पहुंची। यस दोस्तों, आने वाले समय अब हम इस टर्नओवर को इंक्रीज होता देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट दोस्तों एक्सपांड होता जा रहा है। इफ यू चेक प्रॉफिट्स दोस्तों, 2014 में 500 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 जो लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम और सेल्स का था दोस्तों, प्रॉफिट में ये करीबन 7500 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर दोनों साल पूरे 22 में रिकवरी, 22 में वॉल्यूम में रिकवरी, धंधे में रिकवरी, पर प्रॉफिट में रिकवरी नहीं थी। क्यों ऐसा? क्योंकि पिछले साल 2022 इन्फ्लेशन अफेक्टेड था। दोस्तों 2023 का क्लोजिंग हमने 8200 करोड़ के प्रॉफिट पे देखा, जब वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई, धंधे लाइफ टाइम हाई, पर प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई है, पर इतने अच्छे नहीं थे और बढ़ने चाहिए थे। यहां पे भी इन्फ्लेशन थोड़ा हैरान कर रहा था। राइट, ये सीधा आपको इनके प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्ट होगा। आप हिस्टोरिकल मार्जिन देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने कभी भी नेगेटिव मार्जिन के एरिया में नहीं गए, यानी इन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों 4 से 10% के बीच में इनके मार्जिन रहते हैं। पिछले साल मैंने बताया प्रॉफिट अच्छा था, लाइफ टाइम हाई था, पर मार्जिन इतने अच्छे भी नहीं थे। 7% को हम बहुत अच्छे मार्जिन नहीं कहेंगे। ये साल दोस्तों धंधा भी है, मार्जिन भी अच्छे है। आप उम्मीद कर सकते हो वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई, सेल्स लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई, इवन योर मार्जिन्स विल बी नियर टू लाइफ टाइम हाई। दोस्तों इसी की इफेक्ट आप सीधी भाव में देखोगे, कैसे ये 200-300 वाला से 10,000 के भाव तक आया। कब कब गिरा दोस्तों? जब आपके धंधे अफेक्ट हुए, आप देखोगे तभी मारुति के भाव में नरमी आई। अब जब धंधे बढ़े हुए हैं, अब मारुति वापस से अनट्रैवल्ड टेरिटरी की ओर जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, दिस इज देयर लाइफ लॉन्ग पीई बिहेवियर। दोस्तों हम मारुति के केस में 25 के पीई को फेयर पीई कहेंगे। राइट, यस दोस्तों, मैं हिस्ट्री देख के कह सकता हूं कि पिछले 19 सालों में दोस्तों मारुति का धंधा 14% से बढ़ा, प्रॉफिट 15% से बढ़ा, और उसी का रिफ्लेक्शन प्राइस में हुआ। तो प्राइस भी 22% से बढ़े, तो भाव जो है वो रिफ्लेक्शन है धंधे और प्रॉफिट के। पिछले 5 सालों में दोस्तों ना अच्छा ग्रोथ सेल्स में दिखाई दे रहा है, ना प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, ना भाव में दिखाई दे रहा है। व्हाई? क्योंकि मार्केट वॉज कॉन्ट्रैक्टिंग, पर अब लास्ट ईयर से वापस से ग्रोथ आया है सेल्स में, प्रॉफिट में, प्राइस। राइट फ्रेंड्स, तो अब करंट ट्रेंड क्या कहता है, नियर टर्म सिनेरियो। दोस्तों अब पहला बार देखोगे 9 मंथ का, यानी पिछले साल का Q3। दोस्तों सेल्स ग्रोथ 40%, प्रॉफिट पिछले साल करीबन 150-200% से बढ़े थे, पर ये इसलिए थे क्योंकि उसके प्रीवियस साल तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं थे। मार्जिन आपके एवरेज 6.8%। जैसे जैसे समय बीता दोस्तों, आप अभी लेटेस्ट H1 तक आओ तो सेल्स इनका बरकरार है। H1 में भी दोस्तों इनका सेल्स 24% का रहा। पर दोस्तों खास चीज मार्जिन है। मार्जिन आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, 9% मार्जिन आ गए, जो मैंने आपको हिस्टोरिकल मार्जिन में भी बताया कि हम हायर टेरिटरी की ओर जा रहे हैं। राइट, तो प्रॉफिट 100%। मैं उम्मीद क्या करता हूं, ये साल दोस्तों धंधा 25% से बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट ये साल 63% से बढ़ेंगे, मार्जिन लाजवाब रहेंगे। ये चीजें दोस्तों आपके मारुति के शेयर को अपर लेवल पे ले जा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, दीज आर एग्जैक्ट रिजल्ट। दोस्तों वॉल्यूम 6.5% से ये 6 महीने में बढ़े, धंधे 24% से बढ़े, पर खर्चे 24% से नहीं बढ़े, खाली 19% से बढ़े। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप नीचे देखोगे रॉ मटेरियल, जो इनका सबसे बड़ा कॉस्ट है दोस्तों, वो इन्फ्लेशन में नहीं है, वो डिफ्लेशन में है। 11% से रॉ मटेरियल के खर्चे कम हुए, तो इसी ने दोस्तों आपके प्रॉफिट को दोस्तों बढ़ाया। धंधे जितने खर्चे नहीं बढ़े तो आपके प्रॉफिट 100% से बढ़ गए।
सो एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ फॉर मारुति। राइट फ्रेंड्स, पिछले साल का ईपीएस आपका 272 का था, तो पिछले साल पी 31 था। अभी अगर हम ईपीएस देखें, ट्रेल ईपीएस, तो 272 से बढ़ के 376 पहुंचा है, यानी अर्निंग बढ़ी है दोस्तों, दाम भी बढ़ा है, पर फिर भी पी कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अर्निंग ज्यादा बढ़ी है। पी आपका अभी खाली 27 का है, जो फेवरेबल के करीब है दोस्तों। फॉरवर्ड ईपीएस ईयर एंड में मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल मारुति मुझे 443 की अर्निंग देगा। कंसीडरिंग दिस ईपीएस, मेरा पी और कम होके 23 आ जाता है, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। हम कह सकते हैं फेयर वैल्यूएशन के भी नीचे दोस्तों मारुति मिल रहा है। कंसीडरिंग ऑल दिस दोस्तों, इस साल 2024 में मैं 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकेगी ये उम्मीद कर रहा हूं। 1.5 लाख करोड़ के करीब इनके धंधे हो जाएंगे दोस्तों, 13,000 करोड़ प्लस इनका प्रॉफिट हो जाएगा। और इन सब चीजों के हिसाब से मेरी फेयर वैल्यू 11,000 होती है, यानी हम फेयर वैल्यू पे ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते मारुति महंगा है। राइट, नेक्स्ट 10 ईयर में जबकि गाड़ियों के वॉल्यूम बढ़ने वाले हैं, इस केस में दोस्तों मारुति जो एक अच्छा मार्केट शेयर रखता है और बनाए रखा है 20 सालों से दोस्तों, यहाँ दोस्तों यही मारुति 3 लाख करोड़ के करीब धंधा करेगी और 2035 में ये 5 लाख करोड़ का बेंचमार्क पार कर सकती है। इस केस में दोस्तों 2035 में मेरे मारुति की फेयर वैल्यूएशन ही दोस्तों 38,000 के आसपास होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कैसी ह्यूज मल्टी ईयर रैली हमको दिख सकती है। हमको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिल सकते हैं और इंक्रीमेंटल डिविडेंड की हम उम्मीद कर सकते हैं। पर क्या सही में ये रख सकते हैं? सही में 5 लाख करोड़ मारुति धंधा कर पाएगी दोस्तों? ये देखने के लिए मैंने पूरा फॉरवर्ड एस्टीमेट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वापस से रखा। हमने पास्ट तो देखा कैसे 5 लाख से हम 40 लाख पहुंच रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या दोस्तों, 2022 का जो डेटा कहता है कि 39 लाख टोटल गाड़ियां बिकी, उसमें से मारुति ने 16 लाख गाड़ियां बेची। फॉरवर्ड 2024 में मारुति अपनी फर्स्ट बीईवी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहा है। 2030 आते आते हम देख सकते हैं कि 2030 में करीबन 60 लाख गाड़ियां बिकती होगी। दिस इज एस्टीमेट कितनी? 16 लाख, जिसमें से मारुति का टारगेट है दोस्तों 30 लाख गाड़ियां बेचना, यानी 50% के मार्केट को बनाए रखना। और आज अगर मारुति 20 लाख गाड़ी बेचती है, ये 2030 में दोस्तों साल की 30 लाख गाड़ियां बेचते होंगे। तब तक दोस्तों 6 गाड़ियां इनकी लाइनअप में है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। दोस्तों 2047 तक हम अमृत काल में हैं, हम 100 साल के दोस्तों हो जाएंगे और ये सुनहरे समय में दोस्तों भारत अपनी जगह और आगे ले जा रहा है। यस दोस्तों, नेक्स्ट 25 इयर्स में भारत का एम है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी तो अभी 2028 में हो जाएंगे, पर दूसरे नंबर की इकोनॉमी में बड़ी गैप यूएस और चाइना में बहुत ह्यूज वेरिएंस है इंडिया से, तो वहां हमें थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जाए पर पॉल्यूशन ना बढ़े, इसके लिए दोस्तों 2047 और 2070 तक के अलग अलग टारगेट लिए गए हैं जो गाड़ियों पे भी इंप्लीमेंट होंगे। राइट, तो बिकेगा क्या? 60 लाख गाड़ियों में दोस्तों ईवी भी बिकेगी। आप देख सकते हो दोस्तों ईवी का पेनिट्रेशन कैसा है। 2021 में दोस्तों 8%, 2020 में 0.1% खाली पेनिट्रेशन। दोस्तों पिछले साल 1.5% पेनिट्रेशन था, यानी 100 में से 1.5 गाड़ी खाली आपकी ईवी। अभी आप H1 के नतीजे देखो तो दोस्तों ईवी पेनिट्रेशन 2.5% पहुंच चुका है, यानी धीमे धीमे ईवी बढ़ती जा रही है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 30% पेनिट्रेशन ईवी का होना चाहिए, यानी 2030 में अगर 60 लाख गाड़ियां बिकेगी तो उसमें से 18 लाख गाड़ियां दोस्तों ईवी होगी। तो ईवी का मार्केट कितना होगा? 30%। राइट, तो हमें दोनों मार्केट देखने हैं दोस्तों। 30% ईवी का मार्केट है, पर 70% दूसरा भी मार्केट है। दोस्तों ईवी में किंग कौन है? ईवी में किंग है टाटा मोटर। दोस्तों कंटिन्यू 70% का मार्केट शेयर टाटा मोटर बनाए रखी है, यानी हर 100 में से 70 गाड़ी तो टाटा मोटर की ईवी में बिकती है। तो ईवी में कौन अच्छा कर रहा है? टाटा मोटर। दूसरा जो 70% दूसरा माल है, जो दूसरा प्रोडक्ट बिकता है, उसमें दोस्तों कौन है लीडर? उसमें हर एक सेगमेंट में दोस्तों मारुति है लीडर। राइट, तो अगर कंपनीज दोस्तों आने वाले समय में बहुत गाड़ियां बेचेगी तो दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी भी वैसी बढ़ानी पड़ेगी। आप देख सकते हो इस चार्ट में कैसे मारुति ने 40 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन का प्लान किया हुआ। दोस्तों 2002 में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसका एग्जैक्ट डबल दोस्तों 2030 तक हो जाएगा। ये कैसे दोस्तों? हरियाणा करीबन 15 लाख गाड़ियां बनाएगा, गुजरात में दोस्तों 7.5 लाख गाड़ियां, दोस्तों खरखोड़ा जहां पे 2024 से प्रोडक्शन शुरू होगा 10 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन का इनका टारगेट है।
और एडिशनल कैपेसिटी 10 लाख की दूसरी ऐड करके दोस्तों 40 लाख गाड़ियां ये लोग हर साल प्रोड्यूस कर पाएंगे। दोस्तों ये करने के लिए एक बड़ा कदम अभी मारुति ने उठाया, जैसे सुजुकी मोटर गुजरात जो अब तक जापानीज कंपनी की कंपनी थी और सुजुकी मोटर गुजरात गाड़ियां प्रोड्यूस करके बेचती थी मारुति सुजुकी को, अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सुजुकी मोटर गुजरात दोस्तों मारुति कंपनी को बेच दी गई है दोस्तों। इसका करीबन 12,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन जापान की कंपनी को मिली और उनका स्टेक जो 56% था अब 58% हो चुका है, 2% बढ़ा। तो अब से जो प्रोड्यूस करेगी सुजुकी गुजरात दोस्तों वो टर्नओवर भी आपके मारुति में ऐड होगा। ये पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव क्या हुआ? 2% नए इन्वेस्टर प्रमोटर के रूप में ऐड हुए, राइट। तो मारुति आने वाले 10 सालों में मल्टीपल पाथवे से जाना चाहती है दोस्तों। उनका जरूर फोकस ईवी होगा पर साथ में हाइब्रिड भी होगा, HEV। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं है दोस्तों। इनके अलावा सीएनजी की गाड़ियों में दोस्तों ये लोग लीडर है और सीएनजी की बिक्री भी बढ़िया हो रही है। तो इनका विजन दोस्तों जो 70% दूसरा मार्केट है उसमें बड़ा माल बेचना है दोस्तों। सीएनजी और बायोफ्यूअल ये दोनों ही जगह पे दोस्तों फोकस करती है मारुति। तो चारों चार इनकी फोकस्ड जगह हुई। तो इनका रेशियो कैसे होगा दोस्तों? 60% ये लोग करेंगे ICE से, बाकी 25% HEV हाइब्रिड EV होगी और 15% BEV होगी, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे दोस्तों। ICE में आपकी CNG बायोगैस जैसी पूरी मिक्स गाड़ियां होगी। ये 6 मॉडल दोस्तों जो इन्होंने आने वाले 10 साल में दोस्तों लॉन्च करने हैं। बैटरी में दोस्तों ये भी इन्होंने बताया दोस्तों आने वाले सालों में दोस्तों 2025 तक गुजरात प्लांट में करीबन 3,000 करोड़ रुपए और निवेश करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने को दोस्तों। करीबन 7,000 करोड़ इन व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों यूज होगा और दोस्तों 45 करोड़ करीबन बॉडी डिसमेंटलिंग के लिए ये लोग एक्सपांड करने वाले हैं दोस्तों। सीएनजी पे इनका फुल फोकस है। 74% मार्केट अभी मारुति का सीएनजी पे है और कंटिन्यू तौर पे दोस्तों इनका सेल्स बढ़ता जा रहा है। साथ ही में दोस्तों इनका फोकस बायोगैस पे भी दोस्तों। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए अभी इन्होंने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया सुजुकी मोटर, बनास डेयरी जो कि एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है गुजरात की ही, और नेशनल डेयरी बोर्ड के द्वारा, जहां पे बायोगैस का कैसे उत्पादन होगा, कैसे गैस सप्लाई होगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है दोस्तों। 4 प्रोडक्शन की फैसिलिटी कर रहे हैं करीबन 250 करोड़ के निवेश के साथ, राइट फ्रेंड। तो सुजुकी का भी फोकस इंडिया पे है, मारुति पे है। और क्यों ना हो दोस्तों, अगर आप सेल्स के डेटा देखो तो सुजुकी को जितना टर्नओवर जापान से आता है, जितना टर्नओवर बाकी सब कंट्री से आता है, उससे सबसे ज्यादा टर्नओवर उसको भारत देता है। ऑटोमोबाइल सेल्स वॉल्यूम देखो, जितनी गाड़ियां जापान में बिकती है, जितनी गाड़ियां अदर्स बिकती है, भारत अकेला उन सबसे कंबाइंड व्हीकल से ज्यादा माल बेचता है। तो भारत फोकस करने लायक जगह तो ऑब्वियसली है, राइट। 39% टर्नओवर में भारत कंट्रीब्यूट करता है, 55% नंबर ऑफ व्हीकल में भारत सुजुकी को कंट्रीब्यूट करता है। और राइट फ्रेंड्स, ये है आपका चार्ट आपके सामने दोस्तों। 16,000 मुझे नियर टर्म टारगेट लग रहा है दोस्तों। ये टारगेट आने वाले 1-8 साल में हम देख सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में मैं क्या उम्मीद करूं? लॉन्ग टर्म में मैं मारुति से मल्टी ईयर रैली एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड विद हाई डिविडेंड यील्ड उम्मीद कर सकता हूं, राइट फ्रेंड्स। ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की है, ये कोई टिप देने के लिए, कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं है दोस्तों। जो डेटा हमने आज डिस्कस किया उसको शांति से पढ़ो, अंदाजा लगाओ और आप सोचो आपको किधर पैसा लगाना है। यू कैन इन्वेस्ट whatever place where you want, right? तो ये था पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए, राइट फ्रेंड्स। सीखना चाहते हो प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ, लॉग इन कीजिए profitfromit.in। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.